अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बहुत से स्टूडेंट्स को ये मुश्किल पेश आती है कि रिसर्च प्रपोज़ल कैसे बनाना है। तो चलिए देखते हैं कि रिसर्च प्रपोज़ल क्या है एंड हाउ टू राइट अ रिसर्च प्रपोज़ल। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में रिसर्चर्स से रिक्वायर्ड होता है कि टू सबमिट अ प्रपोज़ल और सिनॉप्सिस फॉर इट्स अप्रूवल। ये हमको प्रोवाइड करता है एक सिस्टमेटिक प्लान ऑफ प्रोसीजर्स फॉर द रिसर्चर्स टू फॉलो। और रिसर्च प्रपोज़ल और द कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। और ये जो क्लासिफिकेशन होती है ये बेस करती है ऑन द टाइप ऑफ रिसर्च स्टडी एंड द पर्पस फॉर कंडक्टिंग इट। तो पहला ग्रुप उन स्टूडेंट्स को हो जाता है जो एमफिल, पीएचडी, मास्टर्स जो भी है उसकी डिग्री के लिए अपनी रिसर्च कंडक्ट करने के लिए एक रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं। और सेकेंड, जब कोई भी शख्स किसी पब्लिक या प्राइवेट किसी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन में फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए एक रिसर्च प्रपोजल सबमिट करवाता है। और जो थर्ड कैटेगरी होती है इज द रिसर्च प्रपोजल सबमिटेड बाय द यूनिवर्सिटी और कॉलेज टीचर टू सम रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जब कोई टीचर सबमिट करवाता है तो चाहे कोई भी कैटेगरी हो जाए जो रिसर्च प्रपोजल सबमिट करवाती है, लेकिन जो मेन चीज़ है वो इसका फॉर्मेट है कि आप रिसर्च प्रपोजल को आपने बनाना कैसे है। तो बहुत सारे ऑथर्स हैं जिन्होंने डिफरेंट फॉर्मेट्स बताए हैं रिसर्च प्रपोजल के, जिस तरह LRK का बहुत यूज़ होता है फॉर्मेट, लेकिन जो मैं आपको रिसर्च फॉर्मेट बताने जा रही हूँ ये अ वेरी कॉमन फॉर्मेट आर बीइंग यूज बाय द मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में ये यूज़ हो रहा है। जिसमें पहला है, इसमें हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, एब्स्ट्रैक्ट होगा, इंट्रोडक्शन होगा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड लिटरेचर साइटेड। सबसे पहले आ जाता है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन बहुत मेन है। इस पार्ट में आप इंक्लूड करते हैं टाइटल ऑफ द स्टडी क्या है, नेचर ऑफ द स्टडी, बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी एंड नीड ऑफ द स्टडी। क्यों कंडक्ट की जा रही है ये सारी रिसर्च इसलिए। और एक और बात कि स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं कि क्या रिव्यू लिटरेचर हमने सिर्फ रिव्यू लिटरेचर सेकंड चैप्टर में जाके देना है या हम इंट्रोडक्शन में भी ऐड करेंगे। तो जी हाँ, आपने इंट्रोडक्शन में भी ऐड करना है प्रॉपर रेफरेंस के साथ। आप इसमें लिटरेचर ऐड कर सकते हैं अपनी स्टडी से रिलेटेड जो प्रीवियस रिसर्चेस हो चुकी हैं वहाँ से। इसके अलावा इसकी अब जो मेन चीज़ें हैं, आपने सबसे पहले इसमें जो आप ऐड करेंगे स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम इसमें ऐड करेंगे। और स्टेटमेंट ऑफ द जो प्रॉब्लम है ये दिस इज ऑफन अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट हो सकती है बट मे बी इन अ क्वेश्चन फॉर्म। फिर स्टूडेंट ये सोचते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ से आएगी जिस पर हमने काम करना है। तो याद रखें कि प्रॉब्लम कहीं से भी आ सकती है, किसी थ्योरी से आ सकती है, किसी प्रीवियस रिसर्च के रिजल्ट से आ सकती है, किसी पर्सनल ऑब्जर्वेशन या एक्सपीरियंस से आ सकती है। और नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। तो ऑब्जेक्टिव्स जो है वो फर्दर हाईलाइट करते हैं हमारी आपकी स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम को। इसके अलावा हमारी हेल्प करते हैं हाइपोथेसिस बनाने में। और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमारे समझिए कि टारगेट्स होते हैं और सेट बाय द रिसर्चर एंड टू बी अचीव थ्रू द रिसर्च स्टडी। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी। सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी बहुत क्लियरली इंडिकेट करता है कि हाउ द रिजल्ट ऑफ द रिसर्च और द कैन इन्फ्लुएंस द एजुकेशनल थ्योरी एंड प्रैक्टिस। इसके अलावा सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी में बताती है कि क्या इंपॉर्टेंस है इस रिसर्च की आफ्टर इट्स कंप्लीशन। इसको कंप्लीट करने के बाद क्या इंपॉर्टेंस है इस रिसर्च की जब इसको कंप्लीट कर चुकी होंगी। तो नेक्स्ट है assumptions एंड हाइपोथेसिस। जो हम रिसर्च डिज़ाइन करते हैं तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए जिनको हाइपोथेसिस की शक्ल में बनाया जाता है, जिनको टेस्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस। और assumptions हमारे आइडियाज़ हैं। assumptions फाउंडेशंस होती हैं जिस पर हमारी पूरी रिसर्च बेस करी होती है। नेक्स्ट है डिलिमिटेशन ऑफ द स्टडी। तो डिलिमिटेशंस का मकसद होता है कि नैरो कर देती है हमारी स्कोप ऑफ द स्टडी को। और स्पेसिफिक वेरिएबल्स होते हैं, स्पेसिफिक पार्टिसिपेंट्स होती हैं और स्पेसिफिक हम एक रिसर्च प्रोसीजर जो इसमें यूज़ कर रहे होते हैं। यानी एक लिमिटेशन है हमारी स्टडी की, लिमिटेड स्टडी है। हमने कितने स्टूडेंट्स लेने हैं, कौन सा एरिया लेना है, कौन सा सेमेस्टर लेना है, कहाँ से स्टूडेंट्स अपने पार्टिसिपेंट्स लेने हैं, ये तमाम पॉइंट्स इंट्रोडक्शन में हम शामिल करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इसमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर।
तो इसमें आप अपने टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस रिसर्चर्स को रेफरेंस के साथ बताते हैं कि कितना काम हो चुका है उस सब्जेक्ट पे जिस पे आप काम करने जा रहे हैं। क्योंकि याद रखिए कि इफेक्टिव रिसर्च वो होती है जो बेस्ड अपॉन पास्ट नॉलेज, और रिव्यू लिटरेचर हमें बताते हैं कि जो प्रॉब्लम आपने सिलेक्ट की है हैज़ रूट्स इन द एग्जिस्टिंग लिटरेचर बट इट नीड्स फर्दर रिसर्च। यानी कि आपने पिछली रिसर्चेस को कॉपी करके वहीं रुकना नहीं है, उससे एक कदम आगे जाना है, और आपने अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड लिटरेचर ढूंढते वक्त इन बातों पर कंसंट्रेट करना है कि रिसर्च रिपोर्ट्स जो क्लोजली रिलेट करती हैं आपकी प्रॉब्लम के साथ, उनका डिज़ाइन क्या था, प्रोसीजर कौन सा यूज़ हुआ, इंस्ट्रूमेंट क्या था, पॉपुलेशन क्या थी, सैम्पलिंग साइज क्या था, सैम्पलिंग प्रोसीजर क्या था, और वेरिएबल्स कौन से थे। नेक्स्ट है मेथड एंड मटेरियल्स, और ये चैप्टर बहुत मेन होता है। इस पार्ट में रिसर्चर बहुत डिटेल के साथ वो टेक्निक्स बताता है जो वो अपनी रिसर्च में इस्तेमाल करेगा। इट डिस्क्राइब इन डिटेल कि व्हाट विल बी डन, हाउ इट विल बी डन, व्हाट डेटा विल बी नीडेड एंड व्हाट डेटा गैदरिंग डिवाइसेस विल बी यूज्ड। सबसे पहले बात करते हैं पॉपुलेशन की। तो ये जो पॉपुलेशन है इसकी मिसाल ले लेते हैं। जैसे जब हम कहते हैं कि ऑल द सेकेंडरी स्कूल टीचर्स इन पाकिस्तान, या हम कह लें कि ऑल प्राइमरी लेवल गिफ्टेड चिल्ड्रन इन द पंजाब, यानी तमाम सेकेंडरी स्कूल टीचर्स जो हैं पाकिस्तान के वो हमारी पॉपुलेशन होंगे, और तमाम प्राइमरी लेवल की गिफ्टेड चिल्ड्रन जो होंगे पंजाब के वो हमारी पॉपुलेशन होंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सैंपल साइज। तो ये याद रखें कि ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता कि आपने होल पॉपुलेशन ले लें और उस पर रिसर्च कंडक्ट कर दें। इसलिए हम एक कोई भी सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करते हैं और अपना सैंपल साइज डिफाइन करते हैं कि हमारा सैंपल साइज क्या होगा। और जो भी रिसर्च आप डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम अपना सैंपल साइज बताते हैं कि कौन सी हम टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, और अपना सैंपल साइज हम रैंडम टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रेटिफाइड कर रहे हैं, हम क्लस्टर सैम्पलिंग यूज़ कर रहे हैं, कौन सी कर रहे हैं। और ये याद रखें कि हमें इस चैप्टर में बहुत क्लियरली बताना है कि हमारी पॉपुलेशन क्या और हमारा सैंपल साइज क्या होगा और हम सैम्पलिंग प्रोसीजर कौन सा यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है रिसर्च इंस्ट्रूमेंट। रिसर्च इंस्ट्रूमेंट में ये बहुत क्लियरली बताते हैं कि हमने कौन सा टूल यूज़ करना है। डिफरेंट टाइप्स हैं जिनमें से इंटरव्यूज़ हैं, क्वेश्चनर्स हैं, चेकलिस्ट हो गई, रेटिंग स्केल्स हो गए। तो इनमें से सिलेक्ट करते हैं कि हमने अपनी नेचर ऑफ द स्टडी के अकॉर्डिंग कौन सा टूल यूज़ करना है। जिस तरह अगर हम हिस्टोरिकल रिसर्च कर रहे हैं तो विल रिक्वायर द रिव्यू ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और अगर हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कर रहे हैं तो हम अपना डेटा कलेक्ट करेंगे क्वेश्चनर्स के थ्रू, इंटरव्यूज़ करके, और हमारे पास कोई चेकलिस्ट होगी उसके थ्रू। तो ये तमाम टूल्स यूज़ करके हम अपना डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। और ये भी अच्छे है कि आप अपने टूल जो भी आप बनाएं इस पर इसकी पायलट टेस्टिंग की जाए, यानी कुछ लोगों पर टेस्ट कर लिया जाए इसकी रिलायबिलिटी, इसकी वैलिडिटी, और स्पेशली डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ द डेटा। तो कलेक्शन ऑफ द डेटा हम इसका जो आप अपना जाके आप जिस चीज़ के थ्रू, यानी कि क्वेश्चनर, इंटरव्यूज़ हैं, अपने डेटा कलेक्ट करने आप जाते हैं वहाँ पे और अपना डेटा अपने पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और फिर वहाँ से उनको वो डेटा जब वो फिल कर चुके होंगे तो आपने उनसे कलेक्ट करना है, अपना तमाम डेटा इकट्ठा करना है। आप कर सकते हैं या किसी की हेल्प ले सकते हैं डेटा कलेक्ट करने में। नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ द डेटा। तो एनालिसिस ऑफ द डेटा में आप कोई भी यूज़ करते हैं रिसर्च स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज़ करते हैं, और इसमें आप क्लियरली मेंशन करते हैं कि जो भी आपने स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज़ करनी है। और कुछ स्टडीज़ में एक से ज़्यादा स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स भी यूज़ होती हैं, लेकिन ये बात हमेशा याद रखें, ये बहुत एहतियात की जाती है ये आइडेंटिफाई करने में कि कौन सी अप्रोप्रिएट और स्टैटिस्टिकल टेक्निक है या एनालिसिस टेक्निक है जो आपकी रिसर्च को सूट करेगी। नेक्स्ट है टाइम शेड्यूल। तो जिस तरह से एमफिल के या इनके स्टूडेंट्स को दिया जाता है कि आपके पास 1 साल है, आपने 1 ईयर में अपनी रिसर्च कंप्लीट करनी है, तो इसमें आप मेंशन करते हैं कि कितना टाइम लगेगा रिसर्च कंप्लीट करने में। फिर जो स्टूडेंट्स नहीं कर सकते उनको एक्स्ट्रा सेमेस्टर्स, तो स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा सेमेस्टर लग जाते हैं। नेक्स्ट है बजट। तो ये इस सूरत में होगा कि अगर आप सबमिट कर रहे हैं किसी फंडिंग असिस्टेंस के लिए
और इसके बाद लास्ट पे आ जाता है लिटरेचर साइटेड। तो याद रहे कि आप लिटरेचर जहाँ से भी ले रहे हैं तो उसका रेफरेंस ज़रूर नोट कर लें, और लास्ट में उनके लिटरेचर साइटेड में किसी भी स्टाइल में, चाहे एपी है या कोई भी, तो उसमें हम उसको अरेंज करके तो लास्ट में यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। तो इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में मैं आपको एपीएस स्टाइल में रेफरेंसेस अरेंज करना भी सिखाऊंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।